आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन व उसके घटकों यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। इस चित्र को देखें। क्या आपको इसमें कोई प्रतिरूप यानी कि पैटर्न दिखाई दे रहा है? हमारे चारों ओर प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। हम अपने आसपास या घर में शतरंज, खिड़कियां, पर्दे आदि में भी पैटर्न देख सकते हैं। आप भी वस्तुओं, ज्यामितीय आकृतियों, ध्वनियों, शारीरिक क्रियाओं जैसे कि ताली बजाना या कूदना, अंकों यानी कि नंबर्स आदि से पैटर्न बना सकते हैं। इस वीडियो में हम अंकों से बनने वाले एक पैटर्न का अध्ययन करेंगे। आइए इस संख्या पट्टी यानी कि नंबर स्ट्रिप को देखते हैं। इसमें कुछ स्थान खाली हैं। क्या आप इनमें सही अंक भर सकते हैं? यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि हर उत्तरोत्तर यानी कि सक्सीडिंग टर्म पद अपने पिछले पद यानी कि प्रीसीडिंग टर्म में 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसी पैटर्न या नियम यानी कि रूल का अनुसरण करें तो हम इन खाली स्थानों को आराम से भरकर इस नंबर स्ट्रिप अथवा सूची यानी कि लिस्ट को पूरा कर सकते हैं। आइए अब इस अंकों की सूची यानी कि लिस्ट को देखते हैं। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यहाँ अगली संख्या पिछली संख्या में ऋणात्मक 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। हम भी इसी पैटर्न या रूल का अनुसरण कर इस सूची यानी कि लिस्ट के इन खाली स्थानों को भर सकते हैं। इन दोनों पैटर्न्स को देखकर आप क्या बता सकते हैं? हम देखते हैं कि इस सूची में प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जो यहाँ 3 है जोड़ने से प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर इस सूची में प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने से पहले पद से एक निश्चित संख्या जो ऋणात्मक 5 है जोड़ने से प्राप्त होता है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से मिलता है, समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP कहलाती है। और वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ा जाता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाती है, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म कहते हैं, जहां A इस श्रेणी का प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म है। क्या किसी AP का सार्वंतर हमेशा धनात्मक होगा? हमेशा ध्यान रखिए कि किसी AP का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। यदि n पदों की किसी समांतर श्रेणी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 तथा इसी क्रम में चलते हुए nवें पद को AN लिखें और सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस को D लिखें तो ये एक AP बन जाती है। अगर हम इन सूचियों को देखें जो कि AP हैं तो देखेंगे कि यहाँ प्रत्येक AP के अंतिम पद हैं यानी कि पदों की संख्या निश्चित है। ऐसी AP परिमित AP यानी कि फाइनाइट AP कहलाती है। और इन AP में अंतिम पद नहीं है यानी कि पदों की संख्या निश्चित नहीं है। ऐसी AP अपरिमित AP यानी कि इनफाइनाइट AP कहलाती है।
आज इस वीडियो में हमने समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व उसके घटकों यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व उसके घटकों यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में जाना। आज हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। निम्न सूचियों में से कौन सी समांतर श्रेणी यानी कि एपी है? क्या आप बता सकते हैं कि हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि एपी में पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या यानी कि सार्व अंतर डी जोड़ने पर मिलता है। इसलिए जिस सूची में दो लगातार पदों का अंतर समान होगा वह सूची एपी होगी। यहाँ पहली, दूसरी और तीसरी सूची में अगर हम देखेंगे तो हर लगातार दो पदों के बीच समान अंतर मिलता है। इसलिए ये तीनों सूचियां एपी हैं, जहां पहली और तीसरी परिमित यानी कि फाइनाइट एपी है और दूसरी अपरिमित यानी कि इन्फिनिट एपी है। वहीं दूसरी ओर इस चौथी सूची में दो लगातार पदों का अंतर समान ना होने की वजह से ये एपी नहीं है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। राहुल सोमवार को 3 किलोमीटर पैदल चलता है तथा शुक्रवार तक इस प्रकार तय की जाने वाली दूरी में प्रतिदिन 2 किलोमीटर की वृद्धि करता है। क्या आप राहुल द्वारा प्रतिदिन तय की जाने वाली दूरी के लिए सूची लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार राहुल सोमवार को 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है क्योंकि वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर की वृद्धि करता है। अतः मंगलवार को राहुल द्वारा तय की गई दूरी 3 + 2 = 5 किलोमीटर होगी। इस प्रकार प्रत्येक दिन की दूरी उससे पिछले दिन की दूरी में 2 जोड़कर ज्ञात की जा सकती है। इस सूची पर ध्यान देने पर आप क्या देखते हैं? ये भी एक समांतर श्रेणी है क्योंकि यहाँ प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है और इस श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित है। इसलिए यह परिमित एपी यानी कि फाइनाइट एपी है। हमने आज इस वीडियो में एपी पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दी गई श्रेणी के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। क्या आप बता सकते हैं कि सार्वंतर क्या होता है? किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। तो आइए इस श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें। यदि हम प्रत्येक स्थिति में 2 क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 क्रमागत पदों यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का अंतर सभी स्थितियों में समान नहीं है,
जिस कारण ये श्रेणी एपी नहीं होगी। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये गलत उत्तर है, क्योंकि दी गई श्रेणी के लिए आपने पहले 3 क्रमागत पदों का सार्व अंतर निकाल निष्कर्ष के रूप में विकल्प 1 को सही उत्तर चुन लिया, जो कि सही नहीं है। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न को हल करते हुए ऐसी क्या गलती हुई जिससे गलत विकल्प चुना गया? दी गई श्रेणी के लिए सिर्फ पहले 3 क्रमागत पदों का सार्व अंतर निकाला और उसमें भी अगले पद से पिछले पद को घटाने के स्थान पर पिछले पद से अगले पद को घटाया, जिससे सार्व अंतर 3 मिलता है, जो कि गलत उत्तर है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक नदी की गहराई पहले किलोमीटर तक 3 फुट तथा उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर उसकी गहराई पिछली गहराई से 10% बढ़ जाती है। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी समांतर होगी या नहीं? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। आइए सबसे पहले दी गई स्थिति के लिए एक सूची लिखते हैं। प्रश्नानुसार नदी की गहराई प्रत्येक किलोमीटर पर 10% बढ़ती है, यानी पहले पद को छोड़ प्रत्येक पद को प्राप्त करने के लिए पिछले पद का 10% ज्ञात कर उसी पद में जोड़ना होगा। इस तरह हमें एक सूची मिलती है। क्या यह एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी है? इसकी जांच करने के लिए हमें इस श्रेणी के सार्व अंतर पर चर्चा करनी होगी। जब हम इस श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच अंतर निकालते हैं तो पाते हैं कि ये अंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः विकल्प 2 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने प्रश्न में हो रही हर किलोमीटर के लिए गहराई में 10% की वृद्धि को एक निश्चित संख्या मान लिया। आपको याद था कि पहले पद को छोड़ प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो सूची मिलती है वो समांतर श्रेणी होती है, जिस कारण आपने 10% को एक निश्चित संख्या मान ये तय कर लिया कि प्रश्न में दी गई स्थिति के अनुसार प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगी और आपका उत्तर गलत हो गया। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने समांतर श्रेणी व उसके घटकों के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी यानी कि एपी का nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। हमें यहाँ 2 श्रेणियां दी गई हैं, जहाँ पहली श्रेणी का पहला पद 3 है और सार्व अंतर भी 3 है, और दूसरी श्रेणी में पहला 26 है और सार्व अंतर ऋणात्मक 10 है। अगर हम पहली एपी को देखें तो इसमें पदों की संख्या निश्चित है। ऐसी एपी परिमित एपी यानी कि फाइनाइट एपी कहलाती है। और दूसरी एपी में अंतिम पद नहीं है, यानी कि पदों की संख्या निश्चित नहीं है। ऐसी एपी अपरिमित एपी यानी कि इन्फिनिट एपी कहलाती है। मान लेते हैं कि A1 प्रथम पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद एक एपी जिसका सार्व अंतर D है। यहाँ हम प्रथम पद A1 को A जमा 1 घटा 1 गुणा D
दूसरा पद A2 को A जमा 2 घटा 1 गुणा D, तीसरा पद A3 को A जमा 3 घटा 1 गुणा D और चौथा पद A4 को A जमा 4 घटा 1 गुणा D के रूप में लिख सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम nवें पद an को A जमा n घटा 1 गुणा D के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि प्रथम पद A और सार्व अंतर D वाली एक AP का nवां पद है। यहाँ हम an को AP अर्थात समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म भी कहते हैं। यदि किसी AP में m पद हैं, तो AM श्रेणी का अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म होगा, जिसे कभी कभी L द्वारा भी व्यक्त करते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। विद्यालय के मैदान यानी कि ग्राउंड में पहली पंक्ति में 35, दूसरी पंक्ति में 30, तीसरी पंक्ति में 25 विद्यार्थी हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 विद्यार्थी हैं। विद्यालय के मैदान में विद्यार्थियों की कुल कितनी पंक्तियां हैं? माना पंक्तियों की संख्या n है। तब पहली पंक्ति अर्थात प्रथम पद A बराबर 35, पंक्ति का सार्व अंतर D बराबर ऋणात्मक 5 और यहाँ अंतिम पद यानी कि A घटा n बराबर 5 है। हमें विद्यार्थियों की पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमें n का मान ज्ञात करना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि वो हम कैसे करेंगे? शाबाश! हम इस AP के व्यापक पद में उपर्युक्त सभी मानों को रख हल करके n बराबर 7 प्राप्त कर सकते हैं। अतः विद्यालय के मैदान में विद्यार्थियों की कुल 7 पंक्तियां हैं। इस वीडियो में आज हमने AP का nवां पद ज्ञात करना सीखा। इससे संबंधित उदाहरण का अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात करना सीखा। यहाँ आज हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। गौरव ने 15 वर्ष के लिए किराए का मकान लिया। उसे ये मकान 5,000 रुपए के मासिक किराए और 500 रुपए मासिक प्रतिवर्ष वार्षिक किराए की वृद्धि के साथ दिया गया। 11वें वर्ष में उसका मासिक किराया क्या होगा? पहले वर्ष का मासिक किराया 5,000 रुपए होगा। क्या आप उसके दूसरे वर्ष का मासिक किराया ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! यह बहुत ही आसान है। हमें बस उसके पहले वर्ष के मासिक किराए में बढ़ी हुई वार्षिक वृद्धि को जोड़ना होगा, अर्थात दूसरे वर्ष का मासिक किराया 5,500 रुपए होगा। इसी प्रकार हम उसके तीसरे वर्ष का मासिक किराया जानने के लिए पिछले वर्ष के किराए में 500 रुपए जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम उसके चौथे वर्ष का मासिक किराया ज्ञात कर सकते हैं। अतः तीसरे वर्ष का मासिक किराया 6,000 व चौथे वर्ष का मासिक किराया 6,500 रुपए होगा। ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ एक श्रेणी मिल रही है।
क्या आप बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? शाबाश, यह एक एपी है। चूंकि अब हमें 11वें वर्ष का मासिक किराया ज्ञात करना है, तो बताइए 11वें पद का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही। अब हम nवा पद an या व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रथम पद a बराबर 5000, सार्वंतर d बराबर 500 और n बराबर 11 है। अतः इस एपी का 11वां पद 10,000 है। इसलिए 11वें वर्ष का मासिक किराया 10,000 रुपये होगा। इस वीडियो में हमने एपी का nवां पद ज्ञात करने पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम किसी समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nवें पद को ज्ञात करना सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी ज्ञात करना सीखेंगे। रवि प्रतिदिन अपनी गुल्लक में कुछ रुपए डालता है। यदि वह पहले दिन 1 रुपया डालता है और प्रतिदिन गुल्लक में डाली जाने वाली वृद्धि की रकम में 1 रुपए की वृद्धि करता है, क्या आप बता सकते हैं कि रवि 10 दिन में कितने रुपयों की बचत कर चुका है? इसके लिए हमें रवि द्वारा गुल्लक में डाले गए रुपयों की सूची बनानी होगी। सूची का पहला पद क्या होगा? बिल्कुल सही, पहला पद यानी कि ए 1 होगा, क्योंकि वह पहले दिन 1 रुपया गुल्लक में डालता है। क्योंकि रवि प्रतिदिन 1 रुपये की वृद्धि करता है, इसलिए वह अगले दिन 1 जमा 1 बराबर 2 रुपये गुल्लक में डालेगा। इसी तरह आगे बढ़ने पर हमें एक समांतर श्रेणी मिलती है, जो कि रवि द्वारा प्रतिदिन गुल्लक में डाली गई रकम को दर्शाती है। अब हमें जानना है कि रवि ने इन 10 दिनों में कुल कितने रुपए गुल्लक में डाले, जिसके लिए हमें इस श्रेणी के सभी पदों का योगफल यानी कि सम निकालना होगा, जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं, जो किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल को प्रदर्शित करता है। इसे समीकरण 1 से निरूपित कर सकते हैं। समीकरण 1 के पदों को उल्टे क्रम में लिखने पर हमें समीकरण 2 मिलती है। समीकरण 1 व 2 समान मानों को प्रदर्शित करती है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ हल करने पर हमें S बराबर 55 प्राप्त होता है। अतः रवि अब तक अपनी गुल्लक में कुल 55 रुपये डाल चुका है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने की प्रक्रिया में हम इस चरण पर चर्चा करते हैं। यदि हम इस चरण को इस प्रकार लिखें, तो आप इसे देखकर क्या बता सकते हैं? हम देख सकते हैं कि यह संख्या 10 एपी में पदों की संख्या को दर्शा रहा है। कोष्ठक में यह संख्या 1 एपी का प्रथम पद तथा 10 अंतिम पद है। अतः इस प्रकार हम किसी भी परिमित एपी के पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं।
अब यदि हम n पदों की किसी एपी पर गौर करें, जिसमें हम जानते हैं कि पहला पद a, अंतिम पद यानी कि nवां पद an है, तो उपरोक्त सूत्र के अनुसार n पदों की इस एपी के पदों का योगफल हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एपी का nवां पद क्या होगा? बिल्कुल सही, यह a जमा n घटा 1 गुना d होगा, जहां d इस एपी का सार्व अंतर होगा। अगर हम इस सूत्र में an का मान प्रतिस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यह सूत्र मिलता है, जो किसी एपी जिसका सार्व अंतर d है के प्रथम n पदों के योगफल को निरूपित करता है। आज इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी ज्ञात किया जा सकता है। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना सीखा था। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। एक सिनेमा हॉल की पहली, दूसरी व तीसरी पंक्तियों में क्रमशः 16, 20 व 24 कुर्सियां हैं। यदि कुर्सियों की संख्या इस क्रम में बढ़ती रहे तो 16 पंक्तियों वाले इस सिनेमा हॉल में कुल कितनी कुर्सियां होंगी? क्या आप बता सकते हैं प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही, सबसे पहले हमें प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक सूची यानी कि लिस्ट बनानी होगी। प्रश्नानुसार पहली पंक्ति में 16 कुर्सियां, दूसरी पंक्ति में 20 कुर्सियां तथा तीसरी पंक्ति में 24 कुर्सियां हैं। इस सूची के बारे में आप क्या बता सकते हैं? इस श्रेणी का पहला पद 16, दूसरा पद 20 व तीसरा पद 24 है। यहाँ दो क्रमागत पदों का अंतर समान यानी कि 4 है, जो इस श्रेणी का सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस d है। अतः यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी है। शाबाश! क्या अब आप बता सकते हैं कि इस एपी में कितने पद होंगे? क्योंकि हम सिनेमा हॉल की 16 पंक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस एपी में पदों की संख्या n 16 होगी। अब हमें सिनेमा हॉल में कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एपी के इन 16 पदों का योग निकालना होगा। और ऐसा हम किस तरह कर सकते हैं? हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल हम इन सूत्रों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमें यहाँ कौन से सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि हमें यहाँ पदों की संख्या तथा सार्व अंतर पता है, इसलिए हम यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि हमें एपी का nवां पद ज्ञात है तो हम इस दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हुए यदि हम इस सूत्र में a, n व d के मान प्रतिस्थापित कर हल करें तो हमें 736 मिलता है। अतः सिनेमा हॉल में कुल 736 कुर्सियां होंगी। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक एपी जिसका प्रथम पद 21 व अंतिम पद 994 है का कुल योगफल 71,050 है। एपी में कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार एपी का प्रथम पद a, अंतिम पद a n तथा
AP के सभी पदों का योगफल S ज्ञात है, जिसकी सहायता से हमें AP के कुल पदों की संख्या N ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, यहाँ हमें AP के प्रथम N पदों के योगफल के सूत्र का प्रयोग करना होगा। इस सूत्र में A, AN तथा S का मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें N बराबर 140 मिलता है। अतः AP में कुल 140 पद होंगे। आज इस वीडियो में हमने AP के प्रथम N पदों के योग पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने AP के प्रथम N पदों के योग पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। किसी AP का 5वां पद ऋणात्मक 9 तथा 15वां पद ऋणात्मक 49 है। इस AP के पहले 21 पदों का योगफल क्या होगा? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न में हमें AP का 5वां पद व 15वां पद दिया गया है और इसी AP के पहले 21 पदों का योगफल पूछा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें क्या करना होगा? योगफल ज्ञात करने के लिए हमें AP के प्रथम पद A व सार्व अंतर D की आवश्यकता होगी। यदि हम 5वें पद यानी कि A5 तथा 15वें पद यानी कि A15 को इस प्रकार लिखें तो हमें समीकरण 1 व 2 मिलती है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर D बराबर ऋणात्मक 4 मिलता है। D का यह मान समीकरण 1 में रख हल करने पर A बराबर 7 प्राप्त होता है। इस प्रश्न में हमें AP के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात करना है। इस स्थिति में N बराबर 21 होगा। A, D व N के ये मान AP के प्रथम N पदों के योगफल के सूत्र में रख हल करें तो हमें ऋणात्मक 693 मिलता है। अतः विकल्प 1 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है। क्योंकि आपने AP के Nवें पद के गलत सूत्र के आधार पर 5वें व 15वें पद से गलत समीकरण बना ली। और आगे हल कर प्रथम पद A मान गलत ज्ञात किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए योगफल के सूत्र में भी ये गलत मान रखकर हल कर दिया, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने विकल्प 3 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। आइए देखते हैं कैसे। आपने सभी मान सही ज्ञात किए। और योगफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का चयन किया। इस सूत्र में मान प्रतिस्थापित करते समय आपने AN के स्थान पर A15 का मान रख आगे हल कर दिया।
आप ये भूल गए कि हमें श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात करना है। इसलिए an के स्थान पर a15 नहीं बल्कि a21 का मान ज्ञात करना था, जिसकी वजह से आपका उत्तर गलत हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पहला विकल्प क्यों सही और बाकी क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।